तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज के अपने इस वीडियो पर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के तहत आज का यह जो वीडियो आपके बीच में जा रहा है, देख सकते हैं सेकंड सेमेस्टर साइंस का ये चैप्टर नंबर सेकंड का भैया ये थर्ड वीडियो आपके बीच में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में भाई जो चैप्टर का नाम है देख सकते हैं जो है मृदा और फसलों के अंतर्गत चैप्टर थोड़ा सा लंबा होने की वजह से हमें लगभग 4 पार्ट में इसे डिवाइड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम आपके बीच में 3 जो है 2 पार्ट पहले दे चुके हैं। आज का जो यह लेक्चर आपके बीच में हम प्रोवाइड करने चल रहे हैं ये साइंस का लेक्चर नंबर 3 होगा। ठीक है, और चैप्टर नंबर आपका सेकंड है। और यहां ध्यान दीजिएगा, साहित्य प्रकाशन से हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। टोटल साहित्य प्रकाशन का कंटेंट इस वीडियो में हम आपको देंगे। ठीक है, हालांकि आपके पास बुक जरूर उपलब्ध होगी। ठीक है, लेकिन एक कहावत नहीं होती है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो कैसे आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस तो काफी बड़ा है ना, लेकिन उसमें से कुछ चीजें आपको पढ़नी होती हैं, कुछ चीजें नहीं पढ़नी होती हैं। इसके बारे में आपको जानने की जरूरत है, अन्यथा की स्थिति में आप पूरा 6 महीना पढ़ते चले जाइए, आपका सिलेबस खत्म होने वाला नहीं है ना। तो चलिए हम एक एक चीजों पर आपसे चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि भैया अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। ठीक है, चलिए साइंस यानी बेहतरीन सेशन आपके बीच में होगा, जो भी आधे घंटे जो है 35 मिनट का लेक्चर हो। तो सबसे पहले यहां देख सकते हैं इसके पहले जितने टॉपिक बन रहे थे हमने उसको जो है ऑलरेडी कवर कर दिया है ना। अब देखिए यहाँ एग्रीकल्चर यानी जो कृषि होती है, ठीक है भाई, हर कोई कृषि से संलग्न हुआ होगा, जाहिर सी बात है आपके यहाँ भी खेती होती होगी, सबके यहाँ खेती होती है। ठीक है, तो खेती कैसे करना है कैसे नहीं करना है, आप नए नए तरीकों के बारे में इस वीडियो में जानने चल रहे हैं, है ना। देखिए जब तक आप नए नए तरीकों को नहीं समझेंगे, नए नए चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, आप पुरानी धारणा वही करते हुए चले आएंगे, है ना। तो इस वीडियो में आप बने हैं, उम्मीद करेंगे कि आप नए नए चीजों को जरूर सीखेंगे। ठीक है, देखिए यहां सबसे पहले कृषि के अंतर्गत, कृषि को हम इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, कहा जा रहा एक लैटिन शब्द है, एग्री का अर्थ है कृषि एवं कल्चर का अर्थ है उन्नत जो है उत्कर्ष करना। देखिए यहां सवाल कैसे बनता है, आपसे पूछ लेगा कि एग्रीकल्चर का या कृषि का आप अर्थ बताइए, है ना। तो आप कहेंगे जो है कृषि जो है या कृषि या एग्रीकल्चर एक लैटिन शब्द होता है ना। ध्यान दीजिएगा कौन सा शब्द है, ये लैटिन शब्द होता है, और एग्री का अर्थ है जो है कृषि एवं कल्चर। ठीक है, जो एग्री का अर्थ होता है भाई, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक एग्री है एक कल्चर है। ठीक है, तो एग्री का अर्थ है कृषि एवं कल्चर का अर्थ है उन्नति उत्कर्ष करना, है ना। अर्थात कृषि की उन्नति करना ही एग्रीकल्चर कहलाता है। भाई जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा जब आपके यहाँ जैसे अब गेहूं का सीजन आ रहा है ना, तो हम आप करते क्या है, नए नए उन्नत प्रकार के किस्म के जो बीज होते हैं वो लाकर हम अपने खेतों में बुआई करते हैं, ताकि हमारी जो पैदावार है भाई, जब पुराना बीज बोएंगे ठीक है तो उसकी पैदावार थोड़ी सी कम होगी। जब आप नए नए चीजों को बुआई करेंगे, नए नए तरीके से बुआई करेंगे तो उसकी पैदावार ज्यादा होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि भाई अधिकतर लोग करते क्या है ना, तो कुछ सीड्स जो होती हैं वो नए वैरायटी के ले आते हैं, कुछ खेतों में बोते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पहले जैसे 1 साल जो आपने बोया वो किसी और खेत में बोते हैं थोड़ा सा, जैसे अधिकतर लोग यही करते हैं, है ना। जैसे हम मानते हैं आपके पास 2 जगहों पर खेत है, ठीक है, ये 2 जगहों पर आपका खेत है, तो यहाँ पर आप नए किस्म के बीज लाएंगे बोएंगे, और यहाँ पर जो आपने पहले बोया है वो यहाँ पर बुआई करेंगे, यानी जो फसल चक्र होता है ठीक है इस तरह से बुआई करते हैं। कुछ नए बोएंगे कुछ पुराने बोएंगे, है ना। हर साल थोड़ा सा नया बुआई करते हैं, फिर जो नया बुआई करेंगे वो अगले साल लाकर दूसरे खेत में बोएंगे, और जो जिस खेत में नया बीज बोया गया हो उसमें फिर नया लाकर बोएंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपकी चलती रहती है ना।
अब देखिए, फसलों का सफल उत्पादन के लिए कुछ चीजों के बारे में आपको जानना है। भाई ऊपर की चीजें हम उम्मीद करेंगे आप समझ गए होंगे, ठीक है। कहा जा रहा है फसल के सफल उत्पादन के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं। भाई फसल का जब आप उत्पादन करेंगे तो कुछ उसमें चीजें जानने की जरूरत होगी। ऐसा तो है नहीं कि आप फसल को एक बार बुआई कर दिए तो आप सिर्फ उसे काटने जाएंगे, ऐसा नहीं करते हैं। बीच बीच में हम खेतों का निरीक्षण करते हैं, भाई पानी की जरूरत कब पड़ रही है, हमें खाद की जरूरत कब पड़ेगी, ठीक है। और जो तमाम तरह के जो खरपतवार होते हैं उनको कैसे हमें खत्म करना है ना, इन सब की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग ऐसा तो करेंगे नहीं कि एक बार चलिए गेहूं की बुआई कर दी, अब हम उसे सिर्फ काटने ही जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। उसे समय समय पर हमें देखभाल करना होता, ठीक भैया। चलिए, कहा जा रहा है पहला देखिएगा, सबसे पहले खेत में हल चलाकर मिट्टी का जो है पलटना तथा शिथिल करना, जिससे मिट्टी कृषि योग्य हो सके। भाई आप फसल को बोने से पहले जो पहली प्रक्रिया होती है, आप क्या करते हैं? पहले यही करते हैं कि जब खेतों में हमारे नमी बनी रहती है तो उस वक्त हम खूब अच्छी तरह से खेतों की जुताई करते हैं। आज तो आपने देखा होगा तमाम तरह के फार आ गए हैं, ठीक है। एक कहते हैं रोटावेटर आया है, एक कल्टीवेटर है ना, एक हैरो होता है। लोग कैसे कैसे खेतों की जुताई करते हैं, आप बखूबी अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो मेरे हिसाब से इसके बारे में आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि भाई जब आप खेतों की जुताई नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आप बीज को नहीं बो पाएंगे, और जब बीज को नहीं बोएंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ हुई नहीं करेगा, है ना। तो कहा जा रहा है मिट्टी का पलटना, ये तो हो गया। देखे होंगे कुछ लोग जब खेतों की जुताई करते हैं तो ऊपर के एक सतही तरीके से थोड़ा सा फार लगाएंगे ताकि उनके ट्रैक्टर पर थोड़ा सा जो बल है वो खत्म ना हो, है ना। चलिए छोड़िए वो चीजें। कहा जा रहा है कि बीज बोने के पूर्व खेत में खाद एवं पोषक तत्वों का मिलाना। जाहिर सी बात है जब हम बीज को बोते हैं, जब अभी आप देखे होंगे जब गेहूं का सीजन आएगा तो लोग उसमें या तो भाई आप गोबर की खाद डालिए, सबसे बेस्ट होती है। अन्यथा की स्थिति में लोग डालते हैं जो हम लोग डाई बोलते हैं, है ना। लोग तमाम तरह की चीजों का यूज करते हैं ताकि जो जमीन की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाए, और जब जाहिर सी बात है जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी तो जो बीजों का अंकुरण है वो और अच्छी तरीके से होगा, है ना। तो कहा जा रहा है पोषक तत्वों को बिल्कुल मिलाया जाता है, समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जाती है। हम लोग गेहूं की बुआई जब कर देते हैं तो गेहूं की बुआई के लगभग 1 महीने या 22-23 दिन के बाद ही, ठीक है, आप 1 महीने समथिंग मानकर चलेगा कि उसकी सिंचाई भी करना हम लोगों को होता है। अब मुझे बताएं, चलिए आप 1 महीने बाद सिंचाई नहीं कर रहे हैं, है ना, तो क्या जो आपने गेहूं की बुआई की है वो अच्छी तरह से आपका गेहूं पैदावार होगी? उसमें नहीं होगी, ठीक है। तो समय समय पर हमें सिंचाई की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। कहा जा रहा है फसलों की जो है सूक्ष्म जीवों, कीटों, पशु पक्षियों तथा ऐसे रोगों की सुरक्षा करना चाहिए। भाई जब खेतों में कीट पतंगे लग जाते हैं तो हम लोग करते क्या है, ठीक है, रसायन लाते हैं उसमें छिड़काव कर देते हैं, कीट पतंगे मर जाते हैं, है ना। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी फसल को भी नुकसान कर रहा है, जमीन की उर्वरा शक्ति भी खत्म कर रहा है ना। लेकिन अब करेंगे क्या, हमारे और भी रास्ते होते हैं, लेकिन लोग फटाक से ताकि हमारा वो काम हो जाए उसका यूज करते हैं, है ना। कृषि के उचित वैज्ञानिक तरीके अपनाकर प्रबंध करना, भाई जाहिर सी बात है ये सब जितनी चीजें हम आपको बता रहे हैं आप अपने फसल में यूज कर सकते हैं, और जो नए नए वैज्ञानिक तरीके हमारे बीच में आ रहे हैं आप उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ एक शब्द आया है कर्षण, क्या होता है, ठीक है, आपसे शॉर्ट नोट में पूछ सकता है, ऊपर एग्रीकल्चर के बारे में शॉर्ट नोट पूछ सकता है, फसलों का हम सफल उत्पादन कैसे करेंगे यह भी आपसे पूछ सकता है। प्रत्येक हेडिंग जो है वो क्वेश्चंस बन रही है, ठीक है, प्रत्येक हेडिंग भैया वो क्वेश्चंस आपकी बन रही, इसलिए बेहतरीन तरीकों से आप सारी चीजों को समझिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है कर्षण क्या होता है, जुताई हेतु खेती की तैयारी से लेकर फसल काटने तक की सभी क्रियाएं कर्षण कहलाती हैं, ठीक है। शब्द ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है जुताई आप कर दिए, ठीक है, जुताई करने के बाद और फसल काटने के मध्य जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं, सिंचाई करना, बीच में खाद डालना, ठीक है, और खरपतवार नाशक जितनी चीजें होती हैं, और भी जो जितनी भी प्रक्रिया होती है फसल बोने से फसल काटने तक की मध्य की जितनी भी चीजें होती हैं वो क्या कहलाती हैं भैया, वो कर्षण कहलाती हैं, ठीक है। जैसे भूमि की जुताई करना,
पाटा देना आप समझते होंगे, ठीक है। जैसे हम लोग गेहूं की बुआई जब करते हैं तो बीच में पीछे फार के नीचे जो है, अब तो ये रोटर आ गया, अब तो हमें एक देहाती लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो जिसे हम हेंगा कहते हैं, ठीक है, जो जमीन की सतहों को बिल्कुल बराबर करता है, ताकि जब हम लोग भराई करें, गेहूं की सिंचाई करें, ठीक है, तो वो बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। उसी को हम पाटा देना कहते हैं। निराई करना, जब भाई खरपतवार हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है निराई करना, गुड़ाई करना, कटाई करना, और लास्ट में होता है ओसाई करना, ठीक है। यानी जो अनाज में जो गंदे चीज होते हैं, जैसे भूसा ऊसा जो नहीं होता है, ठीक है, वो हम बाहर कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया आपकी होती है ना। इसे हम क्या कहेंगे? कर्षण कहेंगे। आप जैसे के रूप में अगर ये 2 नंबर में है, ठीक है, आप यहां तक की चीजें इधर लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन आप इस पूरे चीजों को लिख देते हैं आप अपने हिसाब से लिखे, ठीक है। यहाँ तो मैं जो आपको बता रहा हूं वो तो बता ही रहा हूं, आप अपने हिसाब से इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक भैया। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम बात करते हैं जुताई की, ठीक है। जुताई क्या होता है? जिसे देख सकते हैं, भूमि को फसल बोने योग्य बनाने की क्रिया को हम जुताई कहते हैं। भाई भूमि में हम फसल तभी बो सकते हैं जब उसकी अच्छी तरह से जुताई करेंगे, ठीक है। मिट्टी को ऊपर से नीचे हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भाई देखे होंगे लोग खेत की जुताई करके कुछ दिन छोड़ देते हैं, इसलिए छोड़ देते, जब उसमें हवा इत्यादि लग जाएगा तो उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो और अच्छी तरह से बढ़ जाती है, ठीक भैया। तो इसलिए फसल को बोने योग्य बनाने की क्रिया को हम जुताई कहते हैं। देखिए, एक डबल इन्वर्टेड कामा में आया है, बीज पड़े फल अच्छा देत जितना गहरा जोते खेत, ठीक है। यानी कहा जा रहा है जब बीज आप खेत में डालेंगे तो फल आपको जाहिर सी बात है अच्छा मिलेगा, लेकिन अच्छा तब मिलेगा जब खेत की जुताई अच्छी होगी। ऐसा नहीं है कि आज के समय में देखे होंगे जो ट्रैक्टर वाले भैया होते हैं, आप अगर करते होंगे तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है भाई। आप लोगों से पैसा ले रहे हैं, आप अच्छी तरह से खेत की जुताई करिए, ठीक है। लोग करते क्या, ऊपर से एक सतही तरीके से इतना सब फार लगाएंगे और खुद करते चल देते हैं, है ना। तो ऐसा मत करिए, ठीक भैया। आप उनसे पैसा ले रहे हैं, आप पैसे को कम से कम नाजायज मत करिए, ठीक है। चलिए, ये सब सारी चीजें आपको पता है यार, इसमें बहुत ज्यादा हमें समझाने की जरूरत नहीं है। खेत के लिए खेत की जुताई का विशेष महत्व है। खेत की जितनी जुताई होगी उतनी उत्तम फसलें प्राप्त होंगी। जुताई से मिट्टी भुरभुरा बनाया जाता है और गहराई तक जोत कर मिट्टी को वायु के संपर्क में लाया जाता है। जुताई के मुख्य उद्देश्य कहा जा रहा है भाई, जितनी बार आप जुताई करेंगे, मिट्टी हमारी जितनी भुरभुरी होगी, ठीक है। जैसे ढेला आपने देखा होगा, जब मिट्टी में ज्यादा ढेले हो जाते हैं तो जो उनकी उर्वरा शक्ति वो ज्यादा नहीं होती है ना। तो जब मिट्टी हमारी जितनी अधिक भुरभुरी होगी उतनी ही उसमें उर्वरा शक्ति होगी, ठीक है। यानी जो उसमें वायु का संचरण है, एयर संचरण है, वो लगातार अगर होता रहा तो जो उर्वरा शक्ति है वो जाहिर सी बात है बढ़ेगी जरूर, ठीक भैया। चलिए, यहां तक उम्मीद करेंगे कि आप समझ गए होंगे। अगला कहा जा रहा है मुलायम करना, ताकि उसमें वायु, गर्मी और सर्दी की भली भांति आवागमन हो सके, ठीक है। यानी जब मिट्टी को हम मुलायम करेंगे, ठीक है, तो उसमें वायु, गर्मी, भाई जब हवा चलेगी तो हवा बहेगी, गर्मी पड़ेगी तो गर्मी होगी, सर्दी आएगी तो सर्दी भली भांति आवागमन हो सके और वह पानी सोख कर उसमें संचित कर सके। हल चलाना, खोदना, पाटा देना तथा जो है अन्य यंत्रों से भूमि को उपजाऊ बनाना जुताई के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये तो सारी चीजें आपको पता है, इसमें हमें बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा इसे और हम हल्का सा जूम करते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। चलिए, अब तो मेरे हिसाब से आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीजें नजर आ रही होंगी, ठीक भैया। चलिए, कहा जा रहा है, अब देखिए यहाँ जुताई की कुछ विधियां निम्नवत दी गई हैं, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ प्लगिंग क्या होता है, यानी जुताई हम कितने विधियों से करते हैं, है ना। पहले के समय में आपने देखा होगा लोग बैलों से खेती किया करते थे, ठीक है। हालांकि आज भी हमारे गांव समाज में लोग इस तरह से हैं, बैल का यूज आज भी करते हैं, लेकिन अब बहुत कम लोग रह गए हैं। पहले तो हर घरों में बैल हुआ करते थे, लेकिन आज यार कोई गाय भैंस नहीं पाल रहा है, बैल की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। बहरहाल कहा जा रहा है पहला उपाय है, पहली बार खेत बाहर से भीतर की ओर जोता जाता है और इसमें मिट्टी अंदर की ओर पलट जाती है, खेत के मध्य का भाग ऊंचा हो जाता है। आपने हैरो का नाम सुना होगा, ठीक है।
जब हम लोग चरी बाजरा जो होता है, गांव में लोग चरी कहते हैं, लेकिन बाजरा जो हकीकत में होता है, जब हम लोग बाजरे को काटते हैं तो उसमें बड़ी बड़ी खूंटियां हो जाती हैं, ठीक है। या जब बहुत ज्यादा खरपतवार दूब घास खेत में हमारे उग आते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, हैरो का यूज करते हैं। हैरो क्या करता है, जो ऊपर की सतह होती है उसे नीचे ले जाकर पलट देता है ना, और जो नीचे की सतह होती है वो ऊपर ले जाकर पलट देता है ना। तो यहां वही चीजें कही जा रही है कि इसके मध्य का भाग भाई ऊंच हो जाता है, ठीक है। दूसरा कहा जा रहा है, दूसरी बार खेत के भीतर की ओर जोतते हुए बाहर की ओर आते हैं, इसमें मिट्टी बाहर की ओर पलटती रहती है, इसमें खेत के मध्य का भाग नीचा तथा किनारा ऊंचा हो जाता है। इस विधि का उस खेत में प्रयोग किया जाता है जिसमें किनारे नीचे तथा मध्य भाग ऊंचे होते। कोई ऐसा करता उड़ता नहीं भैया, ठीक है। लोग नॉर्मली तरीके से यार खेत को जुता देते हैं, चाहे वो हैरो से जुताएं चाहे किसी से खेत कोई भी फार का यूज करे, ठीक है। चलिए तीसरा कहा जा रहा है, तीसरी विधि में खेत समतल रहता है। बड़े और लंबे खेत जोतते समय जो है खेतों के छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है, इससे खेत की जुताई सीधी होती है तथा खेत का कोई भी भाग बिना जुते नहीं रह जाता, ठीक है। हालांकि ये तो आज के समय में दहिना बांव लोग मार देते हैं, जो नए नए जुताई करते हैं, जिनका नॉलेज नहीं होता वो थोड़ा बहुत तो किनारा उनारा कहीं ना कहीं छोड़ ही देते हैं यार, ठीक है। ये तो आप देखते होंगे, आप बुलाकर जोताते हैं कि भैया हमारे यहाँ पे यहाँ छोड़ दिए हैं, है ना। तो ये सब है, कोई यहाँ जितना मैं आपको बता रहा हूँ कोई ट्रैक्टर वाला इतना फॉलो नहीं करता होगा, ठीक भैया। चलिए जुताई द्वारा देख सकते हैं, अब यहाँ से देखिए जुताई हल द्वारा की जाती है। उत्तम जुताई 16 से 20 बार तक। अब मुझे बताइए आप, क्या कोई 16 से 20 बार खेत की जुताई करेगा? नहीं करेगा, है ना। लोग एक बार जुताई करते हैं, 2 बार करते हैं, तीसरी बार कहते हैं कि चलिए यार खेत में बीज डाल दिया जाए, जम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक दो देख लीजिएगा, इनकी निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना है। हल चलाने से पहले बैलों को जो है बराबर कर लेना चाहिए। अब बताइए बैल ओल का यूज कोई करता है? कोई नहीं करता है ना। लेकिन जो बैलों से खेती होती थी ना, जैसे बैलों से होती थी, आज हम लोग ट्रैक्टर से खेत, भाई ट्रैक्टर से उतना अच्छा जुताई नहीं हो सकता। होता है, ऐसा नहीं है, आप अभी 5-6 बार जोत दीजिए, काहे नहीं होगा। लेकिन उनका 2 बार 3 बार खेत की जुताई, बट बैलों के 1 बार आप जुताई कर दीजिए, वो दोनों बराबर है, ठीक है। इतना अच्छा बैलों से खेत की जुताई होती थी, ठीक है। कहा इनको बराबर कर लेना है। कंधों में मोज आने का भय रहता है, भाई जब आप बराबर नहीं रहेंगे, कोई बैल आगे रहेगा कोई पीछे रहेगा, तो जो आगे रहेगा वो अपनी खिंचाई करेगा, जो पीछे रहेगा तो कहीं ना कहीं जो कंधे होते हैं उसके, उसमें समस्याएं उत्पन्न होंगी, ठीक है। हल चलाते समय जो है हल धरती के ऊपर नहीं उठना चाहिए। हल के ऊपर उठने से जो है हल का पैने जो है, पैने जैसे ये हल ऐसे मेरे हिसाब से ऐसे होता था, ठीक है, ऐसे होता था, ठीक है। तो ये वाला भाग और इधर होता था, ठीक है। तो जब आप हल को उठाएंगे, ठीक है, तो बैल तो इतने पर ही चलते हैं, ठीक है। तो फटाक से ये हमें लगता है अगर थोड़ा सा आगे आएगा तो बैलों के पैर में लग जाएगा यार, ठीक है। तो यही चीजें कही जा रही हैं, पैने फाल बैलों के पैरों में लग सकती है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आपको पता है, इसमें बहुत ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं। हल चलाते समय मुठिया पर जो है हाथ दबा कर रखना चाहिए। मुठिया कौन सी होती है? जैसे ये मुठिया होती है, ठीक है, ये मुठिया होती है, इसी को हम लोग पकड़ कर रखते हैं, है ना। आपने देखा होगा सिंगल फाड़ जब बैलों से खेतों की जुताई की जाती है, तो इसके बारे में उम्मीद करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। ये खेती किसानी की चीजें हैं, आप बेहतर तरीके से इसे जानते होंगे, है ना। चलिए अब अभी इसके पहले आपने देखा, देख लीजिए, इसके पहले जो आपने देखा था ये चल रहा है कृषि हो गया, हम लोग खेत की जुताई कर चुके हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कैसे खेत की जुताई करेंगे इसके बारे में हमने देख लिया। अब खेत की जुताई के बाद आता है हम खेत की बुआई कैसे करेंगे, ठीक है। हम लोग खेत को बेहतर तरीके से बना चुके हैं, ठीक भैया। खेत को बेहतर तरीके से 3 बार 4 बार 16 बार इसमें जुतने की बात कही गई थी, तो हम लोग खेत की जुताई 15-16 बार कर चुके, चलिए ठीक है। लेकिन अब बुआई के तौर तरीकों को आप समझ लीजिए, है ना। कहा जा रहा है बीजों का चुनाव। सबसे जब आप खेतों के बुआई करने के विचार बनाते होंगे, अब गेहूं का सीजन आ रहा है ना, तो दिमाग में ये जरूर चलेगा कि यार अब की बार हम कौन सा गेहूं बोए ताकि जो पैदावार हो वो बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो ये काफी मायने रखता है। हम अपने खेत के
जो हिस्से हैं, जो खेतों को समझबूझकर हमारे खेत में जैसे जो जमीन होती है वो कहीं पथरीली मिट्टी है, ठीक है, कहीं उर्वरा काफी अच्छी खासी होती है, ठीक है, कहीं ऊसर है, तो जमीन के जो उर्वरा शक्ति उनको ध्यान में रखते हुए हमें बीजों का चुनाव करना है ना। अब देखिएगा, कहा जा रहा है बीजों का चुनाव, बीज नए पौधे को जन्म देते हैं, जाहिर सी बात है, अतः इसका चुनाव करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्वस्थ और मिलावट रहित तथा उसमें किसी भी प्रकार के रोग नहीं होने चाहिए। हम लोग अपने जो घरों के बीज हैं वो क्यों नहीं बोते हैं, कभी आपने सोचा है? बिल्कुल आप जानते होंगे, मैं समझता हूं, ठीक है। जो लोग नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग अपने जो घरों की फसल होती है इसलिए नहीं बुआई करते, क्योंकि हम लोगों के जो खेत में होता है कभी कभी रोग लग जाते हैं, ठीक है, कहीं कुछ कीड़े लग गए, जो उसके जो दाने होते हैं वो थोड़ा सा मराइल टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग दिमाग में ये होता है कि अगर यार इसको हम फिर से बुआई कर देंगे तो जो ऐसे जो गेहूं है फिर से यही प्रक्रिया उसमें लग जाएगी, तो जो उर्वरा शक्ति है, उसकी जमने की क्षमता है, जो अंकुरण की क्षमता है वो पहले से कम है, और पता लगा खेत में बुआई कर दिए तो वो जम्बे नहीं करेगा, ठीक है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन काफी अच्छा होना चाहिए। कहा जा रहा है इसके अतिरिक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस क्षेत्र में समय के लिए बीजों की जो अगेती खेती मध्य अथवा पछेती प्रजातियों के कृषि विभाग द्वारा सुझाई गई है उन्हें ही बोना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपको बेहतरीन तरीके से पता है हमें कौन से बीज बोना चाहिए। यहाँ पर जैसे पानी इत्यादि के साधन को भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि हमें पानी का साधन कैसे मिलेगा, क्या होगा, कुछ होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, है ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक की चीजें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला है बीजों को पानी से भरे बर्तन में डालने पर जो है, अब महत्वपूर्ण चीजें यही है, ठीक है। भाई आप बीज लेकर घर चले आए हैं, है ना, आपको तो लग रहा है कि बीज हम बहुत अच्छा लेके आए हैं, लेकिन आप थोड़ा सा उसे देख लीजिए कि हमारा बीज अच्छा है, कहीं सड़ा उड़ा तो नहीं है। कहा जा रहा है बीजों को पानी से भरे बर्तन में डालने पर जो बीज बर्तन की तली पर बैठ जाते हैं वो अच्छे होते हैं, इसके विपरीत जो पानी के ऊपर तैरते हैं वो खराब होते हैं, ठीक है। आप एक तली ले लीजिए, ठीक है, और इसमें भैया आप पानी भर दीजिए, ठीक है। पानी भरने के बाद आप इसमें बीज डाल दीजिए, ठीक है। अगर बीज ये ऊपर तैर रहे हैं, ठीक, अगर बीज ऊपर तैर रहे हैं या बीज पानी के नीचे आ गए तो ये जो ऊपर तैर रहे हैं ये तो गड़बड़ है, ठीक है। और जितने बीज ये इसके सतह पर आ गए हैं, नीचे आ गए हैं, वो आपके बेहतर है, ठीक है। इनको आप निकाल दीजिए, इनकी बुआई आप कर दीजिए। अगर इनको भी आप बो देते हैं तो इनका जो अंकुरण है, जो इनके जमने की क्षमता है, जमीन से निकलने की क्षमता है, वो कम है, हो सकता है ये ना ही निकले, ठीक है, ये खत्म ही हो जाएंगे, सड़ सकते हैं, लेकिन ये आपकी जमीन में अगर चले गए हैं तो ये जमेंगे जरूर, ठीक है। चलिए इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है पादप अभिजन द्वारा, अच्छा इन चीजों को छोड़िए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए बीज बोने की विधियां कौन सी होती हैं। जैसे बीज तो आप ऊपर सिलेक्शन कर लिए हैं, ठीक है, बीज का चुनाव आपने बेहतर तरीके से कर लिया है, लेकिन ध्यान आपको देना है कि हम बीज कैसे बोएं, ठीक है। तो इसमें देखिए छिड़काव विधि होती है, हाथ से बुआई की जाती है, नरई द्वारा बुआई जो है सीड ड्रिल द्वारा। तो अधिकतर देखा जाता है कि भाई हम लोग हाथों से ही बुआई करते हैं, है ना। कहा जा रहा है इस पहला देखिएगा छिड़काव विधि, इस विधि में स्थानों पर जो है काम में लाई जाती है, ठीक है, उन स्थानों पर काम में लाई जाती है जहां खेतों में फसलों हेतु अच्छी नमी होती है। इस विधि में बीजों को खेत में जो है छिटका कर हल चलाकर पाटा फेर देते हैं। हालांकि ये छिड़काव विधि जो है अब अभी जो गांव देहात में है ये नहीं चलती है ना, लोग हाथों से बुआई करते हैं, ठीक है। हाथों से बुआई लोग इसी तरह से करते हुए अपना चले जाते हैं और अच्छी तरह से भाई लास्ट में जो है ट्रैक्टर चला दिया जाता है, हल चला दिया जाता है, वो अपने आप मिल जाता है। पीछे से जो प्लेन करने वाला हेंगा होता है जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो आपका लगा देते हैं ताकि जमीन जो है वो एक सतह में हो जाए, है ना। इस विधि में एक व्यक्ति जो है हल के कुंड के पीछे थोड़े थोड़े बीज हाथ से डालता जाता है। इस तरह से सारे खेत में बीज कूड़ों में बो दिया जाता है। इसके बाद पाटा फेर दिया जाता है। नरई द्वारा देखिए, थोड़ा सा आप नए नए चीजों को सीख लीजिए, ठीक है। नरई क्या होती है? यह एक प्रकार की देसी सीड ड्रिल होती है। इसकी सहायता से बीज जो है ठीक जगह पर भूमि में 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक गहराई
में गिरता है और साथ ही मिट्टी से ढकता जाता है। आज के समय में आपने देखा होगा एक फार आया हुआ है, उसमें लोग बीज को डाल देते हैं, है ना। वो अपने हिसाब से एकदम सीधे लाइन में बुआई करते हुए चला जाता है, ठीक है। ये बीच में कुछ नहीं होगा, बीच ये खाली रहेगा, फिर इसी तरह से ऐसे करते हुए चला जाता है। 5-6 लाइनें होती हैं, इसी तरह से बुआई करते हुए वो चला जाता है ना। चलिए, ये नरई द्वारा आपने देखा। सीड ड्रिल क्या होता है, या 2 प्रकार की होती है। प्रथम बैलों से चलाई जाती है और दूसरी जो है ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर आदि की सहायता से प्रयोग की जाती है। इसमें बीज रखने के लिए एक बॉक्स होता है, ठीक है। सेम वही प्रक्रिया जो अभी ऊपर मैंने बताया, बॉक्स होता है, उसमें छोटे छोटे जो है ट्यूब लगे होते हैं। ये ट्यूब नीचे की तरफ सीड ड्रिल कूड़ बनाने वाली फली के पास बीज को गिराते हुए सीड ड्रिल की मशीन से चलते हैं। उसमें बीज डालने के लिए छोटे छोटे धातु की बनी होती है प्याली होती है। जैसे मशीन आगे चलती जाती है वैसे वैसे बीज का जो उपयुक्त मात्रा है ट्यूब में छोड़ती रहती है। और कुछ किसान बैलों से चलाने वाले सीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं। बैलों से कोई नहीं चलाता वैसे, ठीक है। बाकी लोग ट्रैक्टर से अधिकतर इस चीज का यूज करते हैं, है ना। तो चलिए, लास्ट पेज आपके बीच में आ रहा है। अब तो आपने भाई बुआई कर दिया, ठीक है, बीज की बुआई हमने खेतों में कर दिया। अब आता है सिंचाई, ठीक है। एक एक स्टेप आप चलेंगे तो बेहतर होगा, है ना। आता है सिंचाई। देखिएगा, कहा जा रहा है कृत्रिम वृद्धियों द्वारा फसलों की वृद्धि एवं उपज बढ़ाने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है ना। उसे सिंचाई कहते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। सिंचाई भूमि को जल देने की एक प्रक्रिया है जिसमें फसल को उचित पानी दिया जाता है, जिसमें फसल एवं पौधों को भरपूर पैदावार हो सके, ठीक है। फसलों की उचित चाहिए तो हो गया, ठीक है। यानी सिंचाई को हम क्यों करते हैं भाई, सिंचाई नहीं करेंगे तो जो बीज की हम बुआई किए हैं वो सूख जाएगा, और जब सूख जाएगा तो जाहिर सी बात है जो उसकी पैदावार है वो नहीं हो पाएगी, है ना। तो इसलिए हम सिंचाई करते हैं। सिंचाई नहीं करेंगे, अभी आपने देखा होगा भगवान बारिश नहीं कर रहे थे, किसी किसी की फसलें सूख गई थी, है ना। किसी किसी की धान की खेती जो थे वो पूरी चौपट हो गई थी। लेकिन जैसे ही सिंचाई हुई, अगर थोड़ा बहुत भी उस धान में नमी रही होगी तो वो पूरी तरह से फिर से एक नए रूप में दिखने लगेंगे, है ना। तो पानी की इतनी आवश्यकता होती है, अगर हम खेतों की सिंचाई नहीं करेंगे तो जो फसलें होती है वो सूख जाएंगी, है ना। चलिए, सिंचाई का महत्व देखिए। पौधों में होने वाली क्रियाएं जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन एवं वाष्पोत्सर्जन के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा भाई, पौधों में तमाम प्रक्रिया होती है। पौधे तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की यानी फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। रिस्पिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन यानी इवापोरेशन की प्रक्रिया इत्यादि सिंचाई के द्वारा या पानी के द्वारा होती है ना। दूसरा कहा जा रहा है पौधों को खाद्य पदार्थ एवं खनिज लवण, ठीक है, पानी से ही प्राप्त होते हैं। अब ध्यान दीजिए, अभी बताते हैं। ये खाद्य जो है पदार्थ पानी में घुलकर पौधों के मूल रोमों तक अवशोष किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपको बताएं जैसे इस समय आप भाई जब भी खेतों में खाद इत्यादि को डालेंगे, जब उसमें पानी चला जाता है तो पानी के साथ उसकी जड़ों में जो खाद आपने डाला है पानी के साथ वो नीचे चला जाता है। तो जब उसकी जड़ों में जाएगा सॉरी जब उसकी जड़ों में जाएगा तो जड़ों के माध्यम से वो जो पानी है वो फसल के ऊपरी सतहों पर जाएगा, है ना। तो यही चीजें कही जा रही है, ठीक भैया। और जब भाई ऊपर तक पहुंचेगा तो जो आपकी फसल होगी वो और अच्छी खासी होगी। पौधों में 90% जल मौजूद रहता है, ठीक है। चलिए, अब सिंचाई का उद्देश्य क्या होता है, एम ऑफ इरिगेशन क्या होता है, ठीक है। हम सिंचाई को किस उद्देश्य से करते हैं भाई, कुछ भी करने से पहले हमारा एक उद्देश्य होता है, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं, मेरा उद्देश्य है कि आपको बेहतर तरीके से सीख पाए, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा है कि पहला देखिएगा वर्षा जल का अपर्याप्त होना, ठीक है। सिंचाई के निम्नलिखित उद्देश्य हैं वर्षा जल का अपर्याप्त होना। जिन स्थानों पर वर्षा अपर्याप्त होती है अथवा वर्षा का सारा जल भूमि की तह में चला जाता है उन स्थानों पर पौधों की सिंचाई आवश्यक है। जैसे आजकल में जो हमारे यहाँ बारिश हुई है, हम लोग खेतों में करेंगे क्या कि खेतों में लोग पानी बांध कर रखेंगे, ठीक है। बांध कर, जैसे भाई ये हमारा खेत है, ठीक है, आरी किनारे किनारे, ठीक है, हम लोग मेड़ बना देते हैं, ठीक है। एक
इस तरह से बना देते हैं ताकि इस बीच में, भाई इधर हमारा खेत है, इधर दूसरे का खेत है, तो हम तो ये चाहेंगे कि हमारा जो मेड़ बना हुआ है, ये जो बनी हुई है, ये बेहतरीन तरीके से बनी रहे ताकि इसमें से कहीं छिद्र ना हो जाए, हमारा पानी ना निकल जाए। ठीक है, और अगर पानी निकल जाएगा तो भाई हमें फिर से खेत की सिंचाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दूसरा है वर्षा का असमान वितरण। ठीक है, कहा जा रहा है वर्षा के असमान वितरण से कहीं पर बाढ़ आ जाती है और कहीं सूखा पड़ जाता है। जिन स्थानों पर सूखा पड़ जाता है वहां सिंचाई की आवश्यकता होती है। बताइए, आप देखे होंगे मुंबई इत्यादि में जब बारिश होती है तो वहां पर बाढ़ की स्थिति बन जाती है ना। लेकिन हम गांव देहात की बात करें तो कभी ऐसी कंडीशन क्रिएट ही नहीं होती है ना। तो चीजें यही कही जा रही हैं कि वर्षा का असमान वितरण। ठीक है, जहां जरूरत है बारिश की वहां बारिश नहीं हो रही, जहां नहीं जरूरत है वहां घनघोर बारिश हो रही है। ठीक है, अब हम लोगों को खेतों में पानी की जरूरत थी तो भगवान बारिश नहीं कर रहे थे, लेकिन हालांकि भगवान ने बरस दिया। ठीक है, जो वाटर लेवल है, एक दिन की बारिश से आप देखेंगे आपके जो हैंडपंप है वो काफी आसानी से चलने लगे होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो बारिश हुई है ये हमारे आपके लिए बेहद फायदेमंद है ना। चलिए आगे, अगर हम इसी के क्रम में आपसे कहें तो देखिएगा, कहा जा रहा है रबी एवं जायद की फसलों के लिए, रबी एवं जायद की विभिन्न फसलों के लिए पानी की आवश्यकता सिंचाई द्वारा ही पूरी की जाती है ना। अच्छा, अगला कहा जा रहा है जीवाश्म को सड़ाना, पड़े हुए मृत पेड़ पौधों और जंतुओं को सड़ाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। धान की खेती में आपने देखा होगा, अगर थोड़ा सा खरपतवार हुआ रहा होगा, आपने दवा डाला होगा और पानी जैसे उसमें एंटर किया होगा तो जो खरपतवार था वो सड़ गया होगा उसी में। ठीक है, अगला कहा जा रहा है कीड़ों की रक्षा, खेतों की सिंचाई करने से जो है खेतों में बिलों में रहने वाले जीव जंतु खेतों से बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल सही है, जैसे जब चूहा वूहा खेत में रहते होंगे भैया, तो जैसे ही उनके बिलों में पानी जाता है वो फटाक से बाहर निकल आते हैं। कभी कभी उसमें सांप भी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो बिल उल होती है ना, उसमें कभी पैर और भैया मत डालिएगा, नहीं तो पता लगा सांप बैठा रहेगा वहीं टुपुक देगा तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इस चीज से आप सावधान रहिएगा। अगला कहा जा रहा है पौधों के लिए जो है आवश्यकता नमी की पूर्ति। ठीक है, सिंचाई द्वारा पौधों के लिए आवश्यक नमी की पूर्ति होती है और अनावश्यक लवणों का बाहर निकलना, खेतों से अनावश्यक लवणों का जो है लवणों के बने रहने से फसल पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अतः हानिकारक लवणों के जो है प्रभाव को सिंचाई द्वारा ही रोका जा सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक की चीजें पूरी आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बाकी अगर आपका कुछ कंफ्यूजन बन रहा है तो उसके बारे में आप मुझसे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। बाकी मैं निवेदन आपसे जरूर करूंगा, बीच में मैं लाइक सब्सक्राइब की बात नहीं करता, क्योंकि जो मेरा उद्देश्य है मैं उस उद्देश्य को पूर्ण कर रहा हूँ। ठीक है, और आपके भी ये परम उद्देश्य बनता है कि आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और सभी को ये इन्फॉर्म करें कि चैनल के माध्यम से एक बेहतरीन क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए आप सभी से मिलते हैं कल के नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।